तो जनता की आवाज़ को उठाना ही तो पत्रकारिता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो षड्यंत्र वो ये है कि पूरा लुटियन दलालों का जो गैंग है दिल्ली और पूरे दिल्ली के बाहर में, उन सबको ये लग रहा है कि एक यूट्यूबर, एक सामान्य लड़का बहुत कम दिनों में अपनी पहचान बिहार और बिहार के बाहर इतनी पा चुका कि वो सही मायने में जो जर्नलिस्ट थे, जो वो अपने आप को पत्रकार समझते थे, बौने साबित हो गए। यदि एनएसए मनीष कश्यप पे लगता है तो पत्रकारिता के वो सिरमौर जिसने 2000 जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस मामले को जिन लोगों ने लाइव सीधा प्रसारण किया था, एनएसए उनके ऊपर लगना चाहिए थे। संसद पार्लियामेंट के मामले को जिन लोगों ने सीधा प्रसारण किया था, उनके ऊपर लगना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और चर्चा सत्र में। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर कि मनीष कश्यप जो बिहार के पत्रकार हैं, प्रचलित शब्दावली में उनको यूट्यूबर कहा जा रहा है, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत उनको 3 महीने से 12 महीने तक पुलिस बिना किसी वजह के बताए, बिना जमानत के अपनी कस्टडी में जेल में रख सकती है। वजह बताई जा रही है वही जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक वीडियो जो कहा गया कि फर्जी वीडियो को बना करके सर्कुलेट किया गया था बिहारियों के ऊपर दक्षिण भारत में हिंसा को लेकर के। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद अनुराग। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या मनीष कश्यप का जो प्रकरण था, हमने पहले भी इस विषय पर बातचीत करी, क्या आपको लगता है कि क्या ये एक कुंठा है सरकार की जो निकल करके आ रही है कहीं ना कहीं? क्योंकि एक पत्रकार के ऊपर एक खबर चलाने को लेकर के गलत सही वो एक अलग विषय है, उसको लेकर के बात की सकती है, लेकिन उसके लिए एनएसए लगा देना, एक आतंकवादी वाला जो सलूक, बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जब तमिलनाडु में मामला जाएगा, कोर्ट उसे गंभीरता से, टिप्पणी भी मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि कोर्ट ने मनीष कश्यप को लेकर के तमिलनाडु पुलिस को बहुत फटकार भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी एनएसए लगना बहुत चौंका रहा है। मतलब ये सचमुच चौंकाने वाली बात है कि क्या एक पत्रकार, यदि ठीक है कि आप उसको यूट्यूबर कह रहे हैं, यदि कुंठा है कहीं ना कहीं इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों को, जो काम वो नहीं कर पाए, वो एक लड़के ने जो एक इंजीनियरिंग पास करके आउट लड़का है, उसने यदि वो काम किया, वो खुद भी कह रहा है ठीक है, अपने आप पत्रकार नहीं मानते तो नहीं मानिए। सवाल ये कि पत्रकार कौन है, और यही बात सिर्फ यही एक बड़ी धूर्तता से, बड़ी चालाकी से उसे यूट्यूबर बता करके पूरी पत्रकारिता बिरादरी इस अभिव्यक्ति की आज़ादी के किस मुहिम से खुद को मतलब अपने आप को अलग करना चाह रही कि हमें ये पत्रकार है ही नहीं। पत्रकार है कौन? पत्रकार वो है जिसे विषय वस्तु की समझ है, जो जनता की आवाज़ को उठाने की क्षमता रखता हो। और मुझे लगता है कि लगभग 2.5 दशक की पत्रकारिता मेन स्ट्रीम मीडिया में रहने के बाद आज मैं भी यूट्यूब के मंच पे हूँ, मुझे लगता है कि मनीष ने जो पत्रकारिता की है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं कर पाए, और जब मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं कर पाए तो एक यूट्यूबर ने उसे उठा लिया। उसने शुरुआत में चूँकि बतौर इंजीनियर से उसने सिविल इंजीनियरिंग के मुद्दे को उठाया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि वो जनता की आवाज़ बन चुका हुआ है, तो जनता की आवाज़ को उठाना ही तो पत्रकारिता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो षड्यंत्र वो ये है कि पूरा लुटियन दलालों का जो गैंग है दिल्ली और पूरे दिल्ली के बाहर में, पटना में भी विशेष रूप से, उन सबको ये लग रहा है कि एक यूट्यूबर, एक सामान्य लड़का बहुत कम दिनों में अपनी पहचान बिहार और बिहार के बाहर इतनी पा चुका कि वो सही मायने में जो जर्नलिस्ट थे, जो वो अपने आप को पत्रकार समझते थे, बौने साबित हो गए। इसीलिए मनीष कश्यप के साथ हो रहे इस अन्याय के साथ कोई नहीं आ रहा, और ये सचमुच अन्याय है। और ये 2 राज्यों की मुझे लगता है मिली भगत है। ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया प्रेशर है, क्योंकि मनीष ने लगातार बिहार सरकार को सवालों के घेरे में रखा, बिहार और बिहारियत को मुद्दा बनाया। क्यों बिहार अपमानित हो रहा है, क्यों बिहार में कोई भी योजनाएं फेल है, खास करके ज़मीनी सड़क से जुड़ा हुआ, सिविल और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा, और विशेष रूप से राज्य की सरकार को चोटिल किया। मनीष के कई शब्द ऐसे थे जो बिहार के डिप्टी सीएम पर सीधे चोट मारते कि एक नॉमी फेल लड़का इस देश का यदि मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का यदि मुख्यमंत्री है। मुझे लगता है कि वो एक बदले के भाव से बिहार की सरकार काम कर रही है, और बड़ी शरारतपूर्ण तरीके से नीतीश कुमार ने चुप्पी लगाई हुई है, और बिहार पुलिस को एक प्रेशर दिया गया है कि हम एनएसए नहीं लगाएंगे। चाहते तो बिहार पुलिस एनएसए लगा सकती थी, ये कायदे से यदि लगाना चाहिए तो बिहार पुलिस को लगाना चाहिए था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत तमिलनाडु पुलिस से एनएसए लगाया गया।
बहुत घिनौना है। मुझे लगता है कि हम उम्मीद कम से कम करें कि सुप्रीम कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया है, इसे गंभीरता सुप्रीम कोर्ट। एनएसए का मामला कैसे बन सकता है? यदि एनएसए मनीष कश्यप पे लगता है तो पत्रकारिता के वो सिरमौर जिसने 2000 जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस मामले को जिन लोगों ने लाइव सीधा प्रसारण किया था, एनएसए उनके ऊपर लगना चाहिए थे। संसद पार्लियामेंट के मामले को जिन लोगों ने सीधा प्रसारण किया था उनके ऊपर लगना चाहिए। वो लोग जिसने पूरी पत्रकारिता के को सांप छुछुंदर और बंदर भालू का खेल बना दिया, उन लोगों के ऊपर लगना चाहिए। पूरी कहानी भूत प्रेत की बना दी गई। एक दौर ऐसा था कि पत्रकारिता का मतलब भूत प्रेत की कहानी, एक अंधविश्वास फैलाने का धंधा बना दिया पत्रकारिता को। एनएसए तो इन लोगों पर लगना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो लोग जो आज खलिहर हो चुके हुए हैं, वो सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के एनएसए लगाए जाने का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। यदि इस देश में सचमुच इंसाफ है, यदि न्यायपालिका है, तो समझा जाना चाहिए कि कौन सा आतंकवाद का काम मनीष कश्यप ने किया है। यदि आज पत्रकारिता की पूरी बिरादरी, पत्रकारिता का मतलब क्या, यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे यूट्यूबर कह करके छोटा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। यूट्यूबरों ने बिहार और दूसरे राज्यों में यूट्यूबरों ने यदि जनता के मुद्दे, यदि मूल पत्रकारों ने जनता के मुद्दे को उठाना बंद कर दिया तो यूट्यूबरों ने उठाया। और यूट्यूबर आप क्यों कह रहे हैं उसे? इसलिए क्योंकि उसने मास कॉम की डिग्री नहीं की है। तो पत्रकारिता में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास कॉम की डिग्री नहीं ली है, बहुत स्वीकारते हैं। मेरे साथ कई लोग हैं। मैंने अपने 24 साल के इस पत्रकारिता में लगभग 90% ऐसे पत्रकार जो हैं मेरे साथ जो कहते थे मैं एक्सीडेंटल आया हूं। अगला सवाल मेरा यहीं से आता है कि जो पत्रकार एक समय पर जब किसी और के ऊपर कार्रवाई करती है, विशेषता केंद्र सरकार कर देती है या कह लें भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें होती है कर देती हैं, तो पूरा हाय तौबा मच जाता है। पिछली बार जब हमने बातचीत करी थी, उत्तर प्रदेश का एक मसला आया था, एक लड़का था, उसके ऊपर एक केस हुआ था। पूरा पत्रकारिता बिरादरी या जो कह लें जो खलिहर, जिनके लिए आपने शब्द उपयोग किया, खलिहर पत्रकार है, सारे लोग हाय तौबा मचा देते हैं। मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह के खारिज कर देते हैं। तो क्या इस कद को खत्म करके ये मुद्दा ही खत्म कर देने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में बिहार सरकार के खिलाफ सवाल उठाने की इतनी बड़ी सजा एक व्यक्ति को दी जा रही है कि उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, उसे तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके परिवार को परेशान कर दिया जा रहा है? क्या ये खारिज कर देने का प्रयास है पूरा का पूरा, उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दी जा रही है कि भाई वो तो एक गुंडा है, जैसे आदतन अपराधी, पेशेवर अपराधी कह दिया जा रहा है? तो क्या उसको उस कैटेगरी में बांट देने की पूरी कोशिश चल रही है? देखिए अनुराग, मुझे लग रहा है कि ये ऐसी कोशिश नहीं है। ये कोशिश ये है कि बिहार जैसे प्रांत में जहाँ हमेशा कहा जाता रहा है कि जंगल राज है, नीतीश कुमार की उत्पत्ति राजनीतिक रूप से, ये कद जो है नीतीश की आज की जो है वो जंगल राज के नाम पर ही है। और ये एक प्रयास ये है कि एक पत्रकार जिसने बिहार में रह करके बिहार की सरकार, बिहार के सिस्टम के खिलाफ मुहिम चलाया, ये इस कदर कुचल दो कि दूसरा कोई ये हिम्मत नहीं कर पाए। और जो बिहार में जो खैरात पर जीने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े चैनलों में रह करके भी, जो हम और आप सब जानते हैं कि किस तरह से पटना में उन्हें सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है, वो बड़े बड़े तोपची हैं, वो सब खुश हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक व्यक्ति जो मेरी पत्रकारिता को खारिज कर रहा था, एक लड़का जो इतना बड़ा हो गया, हम ये वो कुचला जा रहा है, तो हमारी पत्रकारिता जस्टिफाई हो रही। नंबर 1। नंबर 2, बिहार सरकार को लग रहा है कि दूसरा कोई मनीष कश्यप बनने की कोशिश नहीं करेगा। उस लड़के में निश्चित रूप से उसने कई मामलों में लगता है कि उसने भय, डर, इन सब को दबा करके रख दिया। उसका एक हो सकता है कि उसकी प्लानिंग कोई बिहार को में बहुत पॉलिटिक्स में आने की रही हो। प्लानिंग किसी की, बहुत सारे पत्रकार प्लानिंग, बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति करने की उसकी इच्छा थी। तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिसने शुरुआत में ही इसी रूप में शुरू की कि मुझे राज्यसभा जाना है। मैं बहुत सारे ऐसे मुझे याद है, मैं जब मास कॉम कर रहा था, मेरे बैच के कई लड़के कहते थे मेरा तो उद्देश्य राज्यसभा जाना है, और उसकी प्लानिंग भी उसी ढंग से अपने आप को करता रहा। बहुत सारे पत्रकारिता के ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा जाने के लिए ही पूरी पत्रकारिता करते रहे। यदि कोई लड़का पत्रकारिता को माध्यम बना करके राजनीति में जाना चाह रहा था, इस देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, बहुत सारे ऐसे नेता हैं आज भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकारिता से, इसमें क्या अन्याय क्या है, इसमें गलत क्या है? लेकिन मुझे लगता है कि मामला इतना तक ही नहीं है अनुराग, मामला यहाँ है कि दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सके। और कमाल की बात यह है कि वो बिहार की सरकार जो कहती है अभिव्यक्ति की आज़ादी के खतरे में है, वो जो कहती है सीबीआई और सीईडी का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। कमाल की बात ये देखिए कि जो लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सरकार के दौर में नहीं है,
इस दिल्ली एनसीआर में मेरा साथी है रोहित रंजन, जो अभी जी न्यूज़ में है, उसे उसके सोसाइटी से उठा लेने की कोशिश की। मेरे साथ सालों काम किया रोहित ने। उसके अलावा टीवी 18 के एक एंकर को छत्तीसगढ़ की पुलिस उठा करके लेने आ गई। तो ऐसा होता रहा कि जिस राज्य में आप हैं, पंजाब की पुलिस दिल्ली में आकर के बग्गा को उठाने के लिए को लेकर के आ गई, कुमार विश्वास को उठाने को लेकर के आ गई। मतलब आपकी सरकार यदि दिल्ली पुलिस यदि अरविंद केजरीवाल के पास अब तक नहीं था, तो पंजाब में जो ही पुलिस मिली तो आप पावर दिखाने लगे। तो ये दिखता है कि आपको पावर जो ही मिला है आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। अन्याय जो है, देखिए, एक पत्रकार के ऊपर आप NSA लगा देंगे, ये घिनौना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक साधारण जर्नलिस्ट के पक्ष में बिहार में या फिर बिहार के बाहर लोग हैं, मुझे नहीं याद आता किसी पत्रकार को लेकर के इस ढंग की मुहिम कभी किसी पत्रकार के लिए हुई है। आप उसे यूट्यूबर कह करके भले ही खारिज कर दीजिए, लेकिन उसने जो हासिल कर लिया है वो दूसरे पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल है। और किसी चीज़ को NSA और किसी चीज़ से अन्यायपूर्ण तरीके से लगा करके दबा पाना बहुत बहुत मुश्किल है। आज के सोशल मीडिया के दौर में कुछ दिनों के लिए आप भ्रम पैदा कर सकते हैं NSA लगा करके 10 केस और दर्ज करके, लेकिन यदि सचमुच वो लड़का फाइटर है तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों से निकल करके वो बैक बाउंस करेगा। और उन लोगों के लिए जो गलत तरीके से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें, मुझे तो लग रहा है तेजस्वी खुद कह रहे हैं मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, मतलब इतनी कम उम्र में अब उन्हें एहसास होने लगा कि वो भी खुद जेल जाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप जब किसी के साथ अन्याय करते हैं ना, तो ईश्वरीय न्याय है। और यदि हमें इस देश की सुप्रीम अदालत पर थोड़ा सा भी अविश्वास भी होना, तो ईश्वरीय न्याय है और उन सबके साथ होना है जो इस तरह से किसी चीज़ को दबा करके अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। यहीं से एक सवाल और उठता है कि जो आपने कहा खारिज कर देने का प्रयास है, हमारे सामने लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और कहीं ना कहीं विपक्ष अगर कहीं सबसे ज़्यादा ताकतवर और वोकल दोनों है तो बिहार में है। चाहे वो भाजपा को विपक्ष में रख लें, वो समय के साथ बदलता रहता है नीतीश कुमार जी की कृपा से। तो 2024 और 25 लगातार चुनाव है, वहाँ एक मसला बनने वाला है, एक केंद्र बनने वाला है चुनावी राजनीति का, और वहाँ पे एक लंबी लड़ाई रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी भी छटपटा रही है। तो हम अगर इसको पूरा राजनीतिक और पत्रकारिता का एक सामने हम देखें, तो क्या ये नज़र आता है कि डर भी है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कि भाई एक आदमी को डरा करके सबको संदेश दे दो कि 24 और 25 में हमारे खिलाफ सवाल मत उठाना, हमारे रास्ते में मत रोड़ा बनना, वरना अभी एक को अंदर किया है बाकी को भी हम अपने तामझाम में फंसा सकते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि बिहार की राजनीति भी इस ढंग से रही है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तेजस्वी यादव के बाबूजी क्या करते थे वो अतीत की बातें हैं। अभी तेजस्वी यादव ने CBI को धमकाया था कि CBI वाले भी तो बिहार में रहते हैं, CBI के अधिकारी भी तो बिहार में रहते हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि आप डरा रहे हैं CBI। और इस मामले को लेकर के CBI के अधिकारी स्पेशल कोर्ट पहुंच गए थे। CBI ने तेजस्वी को वारंट भी जारी किया था। ये दिखाता है कि आप ये डरा रहे हैं सरकार, CBI जैसी एजेंसी को, कि तुम्हें यहीं रहना है। ये आप उस दौर को याद कीजिए कि जब बिहार में जंगल राज था, जब अपहरण ही बिहार में उद्योग था, डॉक्टर अपहरण किए जाते थे, इंजीनियर अपहरण किया था। जिसके पास पैसा है, लोग बिहार में बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है खरीदने की हिम्मत नहीं करते थे। यदि पैसा है भी तो चूंकि गाड़ी दिखावा की चीज़ लोग नहीं करते थे, अपनी गाड़ी पर स्क्रैच डाल दिया करते थे कि पुरानी हो चुकी हुई है। तो इस रूप ये चीज़ें बिहार में रहा है। यही कारण है कि बिहार की छवि दूसरे राज्यों में कुछ अलग किस्म की है। यही कारण है कि जितना प्रवासी बिहार में होते हैं, एक बार जो बिहार छोड़ते हैं वापस नहीं जाते हैं, कुछ तो वजह होगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें लगता है और वो कह रहे हैं कि बिहार में तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो एक तरह से आप डराते हैं, और एक आदमी जो कम से कम वहाँ सिस्टम और व्यवस्था के खिलाफ मुहिम चला रहा है, उसे डरा करके बाकियों को ये दिखाने की कोशिश है कि ऐसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनाव के समय में भी आवाज़ नहीं उठाना है, सत्ता और सिस्टम के खिलाफ आपको अब वोकल नहीं होना है। दिल्ली से कुछ पत्रकार जाएंगे, वही जो करना है जो कर पाएंगे, वरना बिल्कुल वरना मुश्किल है काम करना। ये साफ दिखा दिया गया है कि वहाँ काम करना कितना मुश्किल है। अब थोड़ा मनीष कश्यप से हटते हैं। मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ एक मसला कि रामनवमी पर पूरी घटना होती है। अब दो घटनाओं को रिलेट करते हैं। उस पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों लोग कहते हैं बहुत छिटपुट घटना थी, मामूली बात थी, जबकि सबको पता चला उसमें बमबाजी हुई, गोलियां चली, एक बच्चे की मौत 17 साल का था पहले हो चुकी थी, कल एक बच्चे की मौत बनारस के BHU के एक हॉस्पिटल में हो गई। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उस पर सरकार बोल नहीं रही है। उस पर कह रहे हैं अरे छिटपुट घटना थी, और उसको कह दिया गया ये भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड लोग थे, उन लोगों ने कर दिया। उस पर बोलने वाला,
उस पर किसी पत्रकार की भी हिम्मत नहीं हुई कि जा करके उस पर रिपोर्टिंग करके सच दिखा सके कि भैया यहाँ पर क्या घटित हुआ है। तो क्या ऐसी घटनाओं को आइसोलेट करने के लिए, कि उनको लिमिटेड कर दिया जाए, उन पर बात ही न किया सके कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 एक बार फिर से स्टार्ट किया जा चुका है, क्या ये प्रयास है? जैसे रामनवमी पर नहीं बोला गया, उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हुई, क्या बोलने से रोकने के लिए ही ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है? कि रामनवमी पर देख लीजिए, उसके पहले भी कई घटनाएं हुई, उस पर देख लीजिए, क्या ये एक सीरीज ऑफ इवेंट होता जाएगा और कोई बोल नहीं पाएगा? बिल्कुल, आप मुझे लगता है कि आप बहुत सही जगह इशारा कर रहे हैं कि मैं देख रहा था कि जितने लोग गए, वो जो दिल्ली से जो पत्रकार गए वही बोल पाए हैं। मैंने तमाम चैनलों पे गौर किया, जो वहाँ के जो ब्यूरो चीफ हैं, जो वहाँ के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कोई ऐसी स्टोरी नहीं हुई, कोई खबर जो घटनास्थल पे जाके कोई रहस्योद्घाटन नहीं किया। ये साफ है कि किस तरह से आप जब देखते होंगे कि बिहार के सरकार के साथ, उन पत्रकारों के साथ, ये चूँकि लंबे समय एज ए रिपोर्टर काम करने के कारण मुझे भी पता है इन सब चीज़ों को, कि आप कांग्रेस मुख्यालय में हो, बीजेपी मुख्यालय में हो, वो जो रेगुलर बीजेपी कवर करते हैं वो बीजेपी के उन पदाधिकारियों से सवाल नहीं कर सकेंगे, नहीं करते हैं। कांग्रेस में भी तो और बंटाधार है। अभी हाल में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ दिख गया कि उन्होंने पूरा जलील किया पत्रकारों को और कोई कुछ नहीं बोल पाया। लंबे समय से बिल्कुल बिल्कुल। और उसी ढंग से यदि आप देखेंगे तो बिहार में इतनी, मतलब बहुत दिनों बाद बिहार में ऐसा फसाद हुआ, बहुत दिनों बाद हुआ, और दिख रहे हैं कि लोग गरीब कौन थे जिनके घर लूटे गए, कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, बहुत गरीब, वो ठेला पे सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनके घर लूटे गए हैं। तो ये भय बनाने की कोशिश की गई है। और जब आप अपनी रामनवमी नहीं मना पाएंगे, हनुमान जयंती नहीं मना पाएंगे, मतलब हमने तो कभी नहीं देखा कि उनका तजिया निकलता है और लोग जो है उस पर पत्थर मारते हैं। ये सब कुछ होने के बाद सिर्फ इसलिए कि एक वोट बैंक थोक में है, उसके खिलाफ यदि बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए अन्याय के साथ यदि सरकार खड़ी हो जाएगी तो निश्चित रूप से, इसी को तो जंगल राज कहते हैं। जब सत्ता और सिस्टम अन्याय के साथ, अत्याचार के साथ, बवालियों के साथ खड़ा हो जाए, वही तो जंगल राज है ना। तो बिहार में साफ दिखा कि सरकार लीपापोती कर रही है और इस पर वहाँ की जो पत्रकार है वहाँ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। और बिहार में सालों बाद बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं उसका पुनरावृत्ति बिहार में होना, और राज्य सरकार का, नीतीश कुमार का ये कहना कि छुटपुट घटनाएं हैं, 5 दिन तक तेजस्वी यादव का चुप रहना, ये चीज़ें बहुत दिखाती है। लेकिन चूंकि तेजस्वी भी जानते हैं कि हमारे चाचा कब पलट जाएंगे कुछ भी नहीं पता, इसीलिए बड़ी चालाकी से वो इस वोट बैंक को चाचा के पास ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा कतई वो नहीं चाहेंगे। तो पूरी की पूरी ये चीज़ें वोट बैंक की राजनीति है। दुर्भाग्य ये है कि हर किसी को समझना चाहिए कि जब जो वीडियोस मैं देख रहा था, बहुत गरीब से गरीब लोगों के घर को लूटा गया है, दोनों पक्ष में, चाहे मुस्लिमों के यहाँ भी जो अत्याचार हुआ है, हुआ तो दोनों तरफ से है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा। कमाल की बात ये देखिए कि गुजरात में 2002 में दंगा हुआ तो सरकार दोषी है, उत्तर प्रदेश में जब हुआ तो उस समय विपक्ष दोषी है, जब अखिलेश यादव के समय में हुआ। अभी बिहार में हो रहा है। आप कैसा प्रशासन चला रहे हैं? यदि आपको लगता है बीजेपी वाले करा रहे हैं तो आप अरेस्ट क्यों नहीं करते बीजेपी वालों को? उन सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए यदि बीजेपी ने करा है, यदि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो एक सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आप गिरफ्तार कीजिए, उन सबको जेल भेजिए। कि सिर्फ हवा में पॉलिटिकल की बीजेपी वालों ने किया है, संघी और भाजपा ने किया। तो फिर उस समय गुजरात में 2002 में किसने किया? 2002 में पूरे वन साइडेड आपने जो है, ऐसा लगा कि 2002 से पहले न भूतो न भविष्यति, इससे पहले कभी कोई दंगा हुआ ही नहीं, इससे कभी कोई फसाद हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये दिखाता है कि किस तरह से आप एक किसी चीज़ के को एक टोपी ट्रांसफ़र करने का धंधा बन चुका हुआ है। बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि आपको रहना तो साथ में है। आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम करके आप सिर्फ माहौल नहीं बना सकते, और धीरे धीरे मुसलमानों को भी समझना चाहिए क्या सिर्फ हमें वोट बैंक बनाया जा रहा है क्या? धीरे धीरे, इसीलिए असंभव था इस देश में कि मुस्लिम जिसको वोट नहीं देंगे उसकी सरकार नहीं बनेगी। पिछले 10 सालों से वो मिथ टूट चुका है पूरी तरह से कि आप हर सेवा का, सरकार के हर चीज़ों का फ़ायदा मज़े से ले रहे हैं, हर तमाम चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन आप वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके वोट की चोट खत्म हो गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके वोट की चोट ही खत्म हो जाए। वोट की चोट रहनी चाहिए। वोट की चोट तभी रह पाएगी जब आप सत्य के साथ दिखाई देंगे। सत्य। एक और सवाल आपने गुजरात का जैसे मेंशन किया, जब गुजरात में दंगा हुआ था, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपको ये चीज़ें याद होंगी कि उस समय पर कितने सारे टीवी चैनलों ने जाकर के वहाँ डेरा डाल दिया था। कुछ पत्रकारों ने लगातार बताया था कि यहाँ घटना नहीं हो रही है, और उसको इस तरीके से मतलब ट्विस्ट करने का प्रयास किया जा रहा था कि ऐसे टारगेट वैसे टारगेट। एक इंच बिट क्लिपिंग हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मीडिया तक आया था। बिहार में घटना होती है, पश्चिम बंगाल में घटना होती है,
एक वीडियो फुटेज तक एक ऑफिशियल किसी मीडिया का नहीं होता है, जो छोटे मोटे लोग अपने मोबाइल फ़ोन से बना करके सर्कुलेट कर देते हैं, वही वीडियो फुटेज हमारे पास है। हमारे पास उन घटनाओं की कोई ऐसी फुटेज, बाद में रिपोर्टिंग करने लोग गए तो पीड़ित लोग बैठे हुए हैं, उनकी रिपोर्टिंग हो जा रही है, लेकिन पत्थर फेंका जा रहा है, उसके लिए मीडिया कोई कैमरा वहाँ मौजूद नहीं है। देश का मीडिया नहीं है, विदेश मीडिया तो बड़ी बात होती है। तो क्या जिस भाजपा पर ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा हमेशा से दबाती रही है मीडिया को, पश्चिम बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल भी चल सकते हैं बिहार के साथ साथ, ममता बनर्जी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी जिस दिन वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। तो क्या ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा ही बन करके रह जाएगा सब कुछ? देखिए, गुजरात दंगे पे तो मेरी जो पहली मौलिक किताब है पत्रकारिता का काला अध्याय, वो उसी को लेकर के है। और कैसे 2002 में नाम लेकर के, मैं कह रहा हूँ, राजदीप सरदेसाई ने खुल करके नंगा नाच नाचा। पहली बार पत्रकारिता के उस एथिक को तोड़ा गया जिसमें आपको जाति और मजहब नहीं बताना होता है। राजदीप ने स्वीकारा भी, मैंने अपनी किताब में उसके हवाले से लिखी एक न्यूज़ लॉन्ड्री में, राजदीप ने स्वीकारा भी, हाँ हमने बताया कि मुसलमान मारे गए हैं, बताया जाने की ज़रूरत थी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने हर जगह जा कर के कब्र से, पुरानी कब्रों से लाशें निकाल करके नौटंकी किया गया। मतलब पत्रकारिता का घिनौना चेहरा 2002 में लगा कि एक कहीं ना कहीं उस समय के सरकार के इशारे, उस इशारे पर लेकर के, जब 2002 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो उसको ध्वस्त करने के लिए जो एक प्रयास था, बेसिकली गुजरात के नहीं, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को खत्म, उससे बदले की भाव थी। 2004 में सरकार चली गई, उसके बाद से लगातार, मतलब 2002 का दंगा हुआ, 2002 से लेके 2007 में, जब 2002 में दोबारा से सरकार आ गई, फिर 2007 में सरकार आ गई, तो यहाँ ये कहना कि गुजरातियों के चरित्र को ही दंगाई बताया जाने लगा, ये पत्रकारिता की भाषा हो गई। लेकिन वही लोग आज बिहार और बंगाल पे चुप्पी लगाए हुए हैं। ये ज़रूरत इस बात की कि जो भाषा आपकी, कम से कम उसके 10%, क्योंकि पत्रकार का मतलब इस देश में आज भी 4-5 वही लोग हैं जो मठाधीश बने हुए थे, आज भले ही वो खलियर हैं, लेकिन उन्हीं को पत्रकार माना गया। और ये उन सब की जिम्मेदारी थी कि कम से कम बिहार और बंगाल पे जो सच है, जो फैक्ट है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगा, जो आपने कहा कि पत्रकारिता के मौलिक जो मूल्य थे उनको वहाँ पर ध्वस्त किया गया, और एक व्यक्ति जो ज़मीन पर जाकर के रिपोर्टिंग किया था उसको पत्रकार मानने से ही खारिज कर दिया जा सकता है। तो जो टीवी चैनलों पर बैठे बड़े चेहरे हैं, क्यों ना उस घटना के लिए उनको पत्रकारिता से खारिज कर दिया जाएगा? जनता का पत्रकार तो वो व्यक्ति था, मनीष कश्यप था, वो तो उनके प्रश्न उठाता था, कहता था भाई ये इसको तकलीफ हुई, उसको तकलीफ है, ना उसमें जाति थी, ना धर्म था, ना मजहब था, ना प्रांत था, कोई मतलब नहीं था। और वही लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उसको, यूट्यूबर होने का और पत्रकार होने का, कि भैया तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखिए, अब किसी को कोई क्या खारिज करेगा अनुराग? जनता खारिज कर देती है। आप जिसको, आपके मठाधीश बनने से या बनाने से नहीं होगा। आज के डेट में जब सोशल मीडिया का दौर है, तो अब आप खुद देख लीजिए कि उस लड़के का फॉलोअर्स कितने हैं। तो जिसके 64 लाख फॉलोअर्स हैं, आप अपने आप मंच पे एक बार उतर करके देख लीजिए कि आपकी क्या औकात है टेलीविज़न चैनल छोड़ करके। आपके टेलीविज़न चैनल को सोशल मीडिया पर कितने लोग देखते हैं, उस आंकड़ों को देख लीजिए। तो ये दरअसल खिजलाहट इसी बात को लेकर के आज मनीष कश्यप इतना चर्चा में बना हुआ है। जिसको 3 साल पहले तक कोई नहीं जानता, उसकी उम्र ही कितनी है अभी। पत्रकारिता जब से, मतलब जब जितनी उम्र है उस दौर से तो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो मठाधीश यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब खारिज हो चुके हुए हैं वो। तो आज की तारीख में आप किसी को क्या आवाज़ उठा करके खारिज करेंगे? पब्लिक खुद खारिज कर देगी। और इसीलिए सब जनता वही देखना चाहती है जो लोग कहते थे कि जनता जो देखना चाहती है वही दिखाते हैं। आप वो झोल आपका ख़त्म हो गया। आप सांप छुछुंदर नचाते थे, जनता वो नहीं देखना चाहती थी, आप दिखाते थे, इसीलिए आप रिजेक्टेड हो गए। जनता जो देखना चाहती है, अपनी आवाज़ सुनना चाहती है। यही कारण है कि आज जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। भले ही उनको आप यूट्यूबर कहते रहिए, कुछ भी कह लीजिए, आपके कहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। कितने दिनों तक आप किसी को NSA लगा करके किसी चीज़ में, कितनी चीज़ों में दबा लेंगे आप। तो इसी के साथ इस चर्चा का हम समापन करते हैं। मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और एक आखिरी बात मैं यहाँ पे कह दूँ, मैंने तमिलनाडु की जगह कर्नाटक कह दिया था, तो संभवतः बिहार सरकार तक भी वीडियो पहुँचे, मुझ पर पहले केस कर दें। उससे पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि तमिलनाडु की जगह मैंने गलती से कर्नाटक कह दिया था, असल में वो तमिलनाडु पुलिस थी। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दोबारा चर्चा में बहुत धन्यवाद अनुराग।